कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है? भारतीय संविधान। ठीक है। अब भारतीय संविधान यानी कि जो किसी भी देश को चलाने के लिए वहाँ का सबसे जो प्रमुख चीज होता है क्या होता है? संविधान होता है। ठीक है। हर देश का अपना शुरुआत करते हैं चैप्टर क्या हम बताए थे? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब होता है भारतीय संविधान। आज की डेट में जितने भी देश हैं, जितने भी विश्व में जितने भी देश हैं, सभी का अपना एक क्या है? खुद का एक अलग अलग संविधान है। ठीक है। संविधान का मतलब ये होता है कि अगर किसी भी देश को बेहतर तरीके से चलाना है, वहाँ के लोगों को सभी लोगों को समान शिक्षा देना है, सभी लोगों को समान अधिकार देना है, इक्वलिटी होनी चाहिए, डिफरेंसेज नहीं होना चाहिए, चाहे वो कास्ट से रिलेटेड हो, चाहे रिलीजन से रिलेटेड हो, कोई भी चीज़ें हो, उसमें क्या होता है कि किसी भी प्रकार का किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होता है। वो वही क्या होता है? एक संविधान होता है। जो यानी कि संविधान का मतलब कि कोई भी देश बिना संविधान के आगे नहीं बढ़ सकता। ठीक है। तरक्की नहीं कर सकता, वहाँ के नागरिक खुश नहीं रहेंगे। ये सारी चीज़ें क्या होती है? संविधान में बाकायदा लिखित होती है कि एक इंसान को अपने अपने जो उनका अधिकार होता है उनको पूर्ण अधिकार दिया जाना चाहिए। ठीक है। तो हमारा ये परम कर्तव्य बनता है कि हम अपने संविधान को जानें, अपने अधिकार अपने कर्तव्यों को जानें। अगर एक इंसान, देखो क्या होता है कि इसलिए बोला जाता है कि इंसान को शिक्षा बहुत ज़रूरी है। ठीक है। इंसान अगर शिक्षित नहीं है तो अपने हक के बारे में नहीं जानेगा। ठीक। अगर अपने हक के बारे में नहीं जानेगा तो गलत सही से क्या करेगा? लड़ाई नहीं कर पाएगा। औरतों के बारे में ये कानून है कि औरत अगर कोई यानी कि कोई कर्मकांड की है, कोई गलत कार्य की है, अगर उसको पुलिस अगर मान लो कि पकड़ने के लिए आती है, ठीक है, तो उसका भी एक औरतों को पकड़ने के लिए भी एक नियम कानून बनाया गया है। ठीक। ऐसा बोला जाता है कि शाम को 6 बजे के बाद से किसी भी औरत को कोई पुलिस गिरफ्तार नहीं कर सकती। शाम को 6 बजे के बाद। ठीक। अगर उसको कोई बहुत ज़्यादा इमरजेंसी, मतलब कोई क्रिटिकल कंडीशन में उसको अगर अरेस्ट करना पड़ रहा है तो क्या करना पड़ेगा? उसको बाकायदा एक वारंट लेटर निकलवा के लाना पड़ेगा। और उसके साथ साथ में कोई जेंट्स पुलिस वाला यानी कि कोई मर्द पुलिस वाला उस औरत को गिरफ्तार नहीं कर सकता। उसके लिए महिला पुलिस की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक। सुबह यानी कि शाम को 6 बजे से सुबह एकदम 6 बजे तक उस औरत को कोई टच नहीं कर सकता। दूसरी बात ये कि उसको महिला पुलिस ही आएगी महिला को गिरफ्तार करने के लिए। ठीक। और एक नियम कानून ये भी बताया गया है कि अगर हमको कहीं प्यास लग रही है, अगर शौच के लिए आना, टॉयलेट करने जाना, अगर कहीं भी कोई भी बाथरूम यूज़ करना है, तुम किसी भी भारत में जितने भी होटल हैं A to Z, चाहे वो 3 स्टार हो, 4 स्टार हो, 5 स्टार हो या 7 स्टार हो, यानी कि बड़े से बड़ा महंगे से महंगा होटल जो है, उसमें तुम लोग फ्री में जाके पानी पी सकते हो और फ्री में जाके बाथरूम वहाँ का यूज़ कर सकते हो, फ्रेश हो सकते हो। तुम लोग को इस चीज़ के बारे में मालूम था? नहीं मालूम था ना? तो कहने का मतलब ये है कि हमको अपने अधिकारों को, अपने कर्तव्यों को जानना चाहिए। अगर हम अपने कर्तव्य, अपने अधिकारों को नहीं जानेंगे तो हम उस अपने अधिकार के लिए किसी से लड़ नहीं सकते, सरकार से लड़ नहीं सकते, सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ हम लड़ नहीं सकते। ठीक है। अगर मान लो कि अगर तुमको मैं बताया ना कि अभी अगर तुमको प्यास लग रही है, ठीक है, प्यास अगर लगी है, अगर तुम किसी होटल में जाना चाहते हो पानी पीने के लिए, तो तुमको वहाँ पे कोई चार्ज नहीं करेगा। तुम वहाँ जाके क्या कर सकते हो? पानी पी सकते हो। ठीक। वहाँ का बाथरूम यूज़ कर सकते हो। लेकिन बहुत से लोग नहीं जाते हैं। क्यों नहीं जाते? क्योंकि उनको डर होता है कि भाई अगर जाएंगे तो पैसा लगेगा। पहली बात डर इस बात क्या होता है क्योंकि उनके अंदर शिक्षा नहीं होती है, उनके अंदर इस चीज़ का ज्ञान नहीं होता है कि ये सारी चीज़ें फ्री हैं। सरकार के माध्यम से सराय एक्ट लागू हुआ था। ठीक है। उस सराय एक्ट के तहत आप किसी भी होटल में जाके फ्री में पानी पी सकते हो, फ्री में तुम वहाँ का शौचालय यूज़ कर सकते हो, बाथरूम यूज़ कर सकते हो। ठीक। ये सारी चीज़ें हमको जब मालूम रहेगा तभी तो हम कुछ करेंगे। ठीक है। तो ये बाकायदा संविधान में लिखा गया। भारतीय संविधान के बारे में बात की जाए तो भारतीय संविधान को कौन लिखा है, किसने लिखा है, कितने लोगों ने मिल के लिखा है, ये कितने दिन में तैयार हुआ है, इसको कब लागू किया गया भारत सरकार ने, कब इसको लागू किया गया। 26 जनवरी जो मनाई जाती है वो इसी के तहत मनाई जाती है कि हमारे देश का कोई पहले संविधान नहीं हुआ करता था। तो जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो 1950 में 26 जनवरी 1950 में हमारे देश का संविधान क्या हुआ? लागू हुआ। तो उसी दिन से गणतंत्र दिवस मनाया जाता है 26 जनवरी को।
26 जनवरी को ही गणतंत्र यानी कि जो संविधान हुआ था वो लागू हुआ था पूर्ण तरीके से। इसलिए संविधान उस 26 जनवरी को क्या मनाया जाता है, गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। ठीक है। अब 15 अगस्त को स्वतंत्र दिवस यानी कि आज़ादी का दिवस मनाते हैं। आज़ादी का दिवस का मतलब कि हम अंग्रेज़ों से आज़ाद हुए थे, उनकी गुलामी से आज़ाद हुए थे। ठीक है। अब देखो संविधान की जो रचयिता भारतीय संविधान की रचयिता हैं उनका क्या नाम है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक है। अब हमको ये पढ़ना है कि भारतीय संविधान में क्या चीज़ें हैं क्या चीज़ें नहीं है। ठीक। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज़ द लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड, यानी कि जो भारतीय संविधान ये विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। ठीक है। विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है भारतीय संविधान। ठीक। द सुप्रीम कोर्ट इज़ कॉल्ड द गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जो सुप्रीम कोर्ट होती है यानी कि जो देखो हमारे यहाँ कोर्ट कचहरी होती है कि नहीं होती है। अभी तुम चले जाओगे अभी इस मोहम्मदाबाद के क्षेत्र की अगर बात करें तो यहाँ पे जो तहसील होती है वहाँ पे भी कभी साप्ताहिक सुनवाई होती है। ठीक है। अगर तुम्हारे खिलाफ़ कोई केस है, अगर मान लो कि तुम लोन लिए हो, और भी बहुत सारे मैटर ऐसे होते हैं जो तहसील पे सुनवाई होती है। ठीक। फिर तहसील से अगर हम अपर जाते हैं तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होती है यानी कि जिला कचहरी होती है। जिला कचहरी का मतलब हमारी जिला कचहरी कहाँ पे होगी, मऊ में। जिसका जिला जहाँ पे होता है वहाँ पे उसकी कचहरी होती है। ठीक है। तो जिला मऊ हमारा जिला मऊ है तो वहाँ पे कचहरी होती है। ठीक। अगर मान लो तुम कोई चोरी की हो या किसी को मारे हो, किसी का तुम खून की हो, मर्डर की हो, तो वहाँ पे तुम्हारा केस चलता है। ठीक है। अगर मान लो यहाँ से इस केस से इस कोर्ट से अगर तुमको फांसी की सज़ा दी जाती है तो तुम क्या करोगे, अपने बचाव के लिए क्या करोगे, तुम दूसरे कोर्ट में अपील करोगे, एक अर्जी दाखिल करोगे कि मैं बच सकूं। तो फिर क्या जाएगा, वो हाई कोर्ट पे जाएगा। हाई कोर्ट का मतलब राज्य में जो सबसे सुप्रीम होता है उसको क्या बोलते हैं, हाई कोर्ट। हर राज्य में हाई कोर्ट होता है। ठीक है। हाई कोर्ट में हमारा इलाहाबाद हाई कोर्ट है। ठीक है। इलाहाबाद में जाओगे वहाँ पे फिर अगर वहाँ से भी अगर तुमको फांसी मिल चुकी है, वहाँ से भी अगर तुमको बोला कि अब इसको माफ़ नहीं किया जाएगा, फांसी मिल गई है, तो लास्ट में तुम अगर एक चांस और बचेगा तुम्हारे पास कि तुम एक बार और अर्जी दाखिल कर सको, अपने आप को बचाने की कोशिश कर सको। ठीक है। तो अब ये लास्ट में किसके पास जाता है, सुप्रीम कोर्ट के पास जाता है। सुप्रीम कोर्ट हमारे देश का सबसे उच्च न्यायालय होता है। ठीक है। जो सुप्रीम कोर्ट होता है हमारे देश का एक सबसे लास्ट और सबसे उच्चतम न्यायालय होता है। वहाँ पे अगर तुमको फांसी मिल गई तो फांसी मिल गई। ठीक। फिर इसके बाद क्या होता है, उस पर राष्ट्रपति का सिग्नेचर होता है। ठीक है। राष्ट्रपति सिग्नेचर कर दिया तुमको फांसी पे लटका दिया जाता है। अगर मान लो कोई आतंकवादी है, कोई हमारे देश में कोई कांड किया है, तो क्या होता है कि जैसे कि मुंबई हमला जब हुआ था 26/11, ठीक है, मुंबई में जब ताज होटल पे हमला किए थे सब पाकिस्तान से आके, अजमल कसाब करके एक आतंकवादी था, वो पकड़ा गया था, जिंदा पकड़ा गया था। ठीक है। तो उसमें उसको क्या किए थे कि कई साल उसके ऊपर केस चला। लास्ट में जब उसको फांसी का ऐलान हुआ तो नहीं होता है, कुछ लोग होते हैं कि मतलब उसके लिए अर्जी दाखिल करते हैं कि ताकि इसको राष्ट्रपति से भी, लास्ट में राष्ट्रपति से भी गुहार लगाया जा सकता है। अगर राष्ट्रपति अगर तुमको माफ़ी दे दे, सबसे लास्ट में राष्ट्रपति आता है। अगर राष्ट्रपति हमारे देश का अगर तुमको माफ़ी दे दे कि हाँ इसको छोड़ दिया जाए, फिर तुमको फांसी नहीं होगी। अगर राष्ट्रपति सिग्नेचर कर दिया कि इसको फांसी होनी है तो फिर तुमको कोई बचा नहीं सकता। ठीक। तो राष्ट्रपति ने उसको सिग्नेचर कर दिया कि इसको फांसी होनी है तो होनी है, तो अजमल कसाब को फांसी दे दिया गया। ठीक। समझ में आया? आगे देखो, इंडियन पीपल डिड नॉट हैव देयर ओन कॉन्स्टिट्यूशन टिल 1947, यानी कि हम भारतीयों का अपना खुद का संविधान सन 1947 तक नहीं था। ठीक है। यानी कि जब तक हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था तब तक हमारे पास अपना खुद का कोई संविधान नहीं था। When on August 15 India became independent, the need for a constitution was felt. जब भारत यानी कि हमारा देश जब 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ, तब लोगों को एहसास हुआ कि हाँ एक संविधान की ज़रूरत है। ठीक है। मान लो कि जब तुमको अगर ठंडी लगेगी तभी ना स्वेटर की ज़रूरत पड़ेगी। अगर ठंडी नहीं लगेगी तो स्वेटर की जरूरत नहीं पड़ेगी। गर्मी अगर लग रही है तो पंखे की जरूरत पड़ेगी। तो उसी तरीके से जब हमारा देश आज़ाद हो चुका, 15 अगस्त 1947 में जब आज़ाद हो चुका, उसके बाद लोगों को यानी जो हमारे देश के बड़े बड़े नेता लोग थे, बड़े बड़े
यानी कि जो तर्कशास्त्री जो विद्वान लोग थे उनको एहसास हुआ कि देश को चलाने के लिए किसकी ज़रूरत है, एक संविधान की ज़रूरत है। ठीक। द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज सेट अप एंड B.R. अम्बेडकर वाज अपॉइंटेड द चेयरमैन ऑफ कमिटी टू ड्राफ्ट द कॉन्स्टिट्यूशन। यानी कि जो संविधान सभा का जब गठन किया गया और उसका जो मेन चेयरमैन किसको बनाया गया, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब को, इनको क्या बनाया गया, इनका अध्यक्ष बनाया गया। ठीक। ऑफ द कमेटी टू ड्राफ्ट द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन संविधान बनाने के लिए। संविधान बनाना कोई मजाक खेल नहीं होता। संविधान में बनाने के लिए जो सबसे ज्ञानी होते हैं, जो सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे होते हैं, तर्क होता है उनके अंदर, क्या करना है क्या नहीं, क्या किस तरीके से बनाना है, उन लोगों को चुना गया। ठीक है। द ग्रेट माइंड्स अवेलेबल इन द कंट्री वर्कड वेरी हार्ड इन डेडिकेटेड वे फॉर 2 years 11 months एंड 18 days टू फिनिश द डॉक्यूमेंट। अब देखो, जो हमारे देश के जो विद्वान लोग थे, महान विद्वान लोग थे, उन्होंने तकरीबन 2 साल, इसमें कितना लिखा है, 2 साल 11 महीने और 18 दिनों की लगातार उनकी मेहनत के नतीजे से हमारे देश का संविधान बना। कितने दिन का समय लगा, 2 साल 11 महीने 18 दिन। ठीक है। और कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू 4 ऑन January 26, 1950, यानी कि जो हमारा संविधान था वो कब अस्तित्व में आया, कब लागू हुआ, 26 जनवरी 1950 में। ठीक। उसी से हम क्या मनाते हैं, उसी दिन से हम क्या मनाते हैं, गणतंत्र दिवस, यानी कि रिपब्लिक डे मनाते हैं। ठीक है। रिपब्लिक डे अभी आने वाला है कि नहीं आने वाला है, 1 महीने बाद। ठीक। ऑन दैट डे, इस दिन पे इंडिया प्रोक्लेम्ड हरसेल्फ अ सॉवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। इस दिन भारत ने अपने आप को क्या किया, भारत ने अपने आप को खुद का एक गणराज्य साबित किया। हम क्या हैं कि हम विश्व के अब किसी के गुलाम नहीं है। हमारे देश में किसी का संविधान नहीं चलता, अब हमारा खुद का गणराज्य है, हम खुद का हम डेमोक्रेटिक कंट्री हैं, हमारा खुद का एक संविधान है अब। ठीक। एवरी ईयर 26 जनवरी सेलिब्रेटेड एट द रिपब्लिक डे। हर साल 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक। डेमोक्रेसी, सोशलिज्म एंड सेकुलरिज्म आर द इम्पॉर्टेंट गाइडिंग टीनेट्स ऑफ आवर कंट्री कॉन्स्टिट्यूशन। डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है, डेमोक्रेसी, सोशलिज्म एंड सेकुलरिज्म, ये सारी चीज़ें जो 3 चीज़ें हैं हमारे देश का, हमारे संविधान का क्या है, मूलभूत क्या है, एक तरीके से एक स्तंभ है। ये 3 स्तंभ है हमारे देश के। डेमोक्रेसी का मतलब होता है गणतंत्र, यानी कि जो गणतंत्र का मतलब ये गणतंत्र नहीं होता है। डेमोक्रेसी ये होती है कि जैसे कि प्रजातंत्र होता है, एक राजतंत्र होता है, एक प्रजातंत्र होता है। ये जो हमारा देश हो क्या है, लोकतंत्र है, लोकतांत्रिक देश हमारा। ठीक है। डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है, लोकतंत्र। ठीक है, जिसमें जनता सबसे सुप्रीम होती है। यहाँ पे कोई राजा महाराजा नहीं है, किसी का राजपाट नहीं चलता है। यहाँ पे जो जनता, जो नेता चुनाव लड़ता है वो जनता के माध्यम से चुना जाता है और जनता की सेवा के लिए ही वो 5 साल कार्यरत रहता है। ठीक है ना। तो जनता सबसे सुप्रीम होती है, डेमोक्रेसी में जनता सबसे सुप्रीम होती है, जनता से बढ़ के कोई नहीं होता है। ठीक। सोशलिज्म, समाज और सेकुलरिज्म, सहिष्णुता, ये सारी चीज़ें क्या है, हमारे संविधान के 3 अहम स्तंभ हैं। व्हाट डू दीज वर्ड्स इम्प्लाई, ये जो शब्द बताए गए हैं, ये सब शब्द क्या इम्प्लाई करते हैं, क्या बताते हैं, क्या हमको सीख देते हैं। ठीक। डेमोक्रेसी इम्प्लाइज रूल ऑफ द पीपल, यानी कि डेमोक्रेसी का मतलब ये होता है, डेमोक्रेसी का मतलब यानी कि जनता का राज, जनता का शासन। ठीक है। इसमें कोई जनता से बड़ा नहीं है, जो चीज़ है जनता है, चाहे वो नेता हो, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, चाहे वो राष्ट्रपति हो, कोई भी हो, जनता से बढ़ के कोई नहीं है। ठीक। जनता जिसको जिताएगी वो 5 साल राज करेगा, जनता जिसको हराएगी वो 5 साल आराम करेगा। यही नहीं होता है। जैसे अभी तुम लोग गांव समाज का जो चुनाव होता है, क्षेत्रीय चुनाव होता है, जैसे प्रधानी का चुनाव होता है, तो अगर मान लो बहुत सारे कैंडिडेट चुनाव लड़ते हैं, उसमें से तुम जिसको वोट दोगे, वो जिसको जिताओगे वो जीतेगा, और जिसको अगर तुम वोट नहीं दोगे तो वो जीतेगा, हार जाएगा। फिर वो 5 साल बाद चुनाव लड़ेगा फिर। ठीक। इसी तरीके से ना डेमोक्रेसी, पीपल इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव हुई
टर्न फ्रॉम द गवर्नमेंट। डेमोक्रेसी में यानी कि लोकतंत्र में क्या होता है कि लोग सरकार को चुनते हैं। सरकार को चुनने का मतलब ये होता है कि अगर मान लो इस क्लास में कोई प्रतिनिधि है, इस क्लास के अगर चुनाव की बात किया जाए, जैसे मॉनिटर बनते हैं ना, तो इस क्लास में अगर ईशांत को तुम लोग क्या बनाए हो, मॉनिटर बनाए हो, तो मॉनिटर ये जब तक ये क्लास रहेगी तब तक ये इस क्लास का मॉनिटर रहेगा। ठीक है, मॉनिटर का काम क्या होता है, मॉनिटर का सारा काम क्लास का जितना भी मेंटेनेंस का काम होता है, चाहे चाक लाना, डस्टर लाना, बोर्ड और भी बहुत सारी जो मूलभूत ज़रूरतें होती हैं क्लास की, बेसिक नीड्स जो होती हैं, उसको कौन पूरा करता है, किसकी जिम्मेदारी रहती है, मॉनिटर की रहती है। ठीक, Therefore in a democracy the basic power rests in hands of the people। इसी तरीके से जो डेमोक्रेसी में, लोकतंत्र में क्या होता है, जो सत्ता होती है, जो ताकतें होती हैं, वो किसके हाथ में होती है, जनता के हाथ में होती है। ठीक, सोशलिज्म ये एम्प्लाइज, देखो इंडिया इज़ द बिगेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड। भारत जो पूरे विश्व का सबसे बड़ा क्या है, लोकतांत्रिक देश है। ठीक, सोशलिज्म इम्प्लाइज दैट ऑल सिटीजन्स आर इक्वल बिफोर द लॉ। सोशलिज्म का मतलब सामाजिक स्तर पे ये बताता है कि नियम कानून के तहत, संविधान के तहत सभी इंसान क्या हैं, बराबर हैं। कोई छोटा, कोई बड़ा, कोई ऊंच, कोई नीच, कोई गरीब, कोई अमीर नहीं है। चाहे वो राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या कोई मंत्री ही क्यों न हो, सभी के लिए नियम कानून क्या है, समान है, बराबर है। ठीक है, देयर विल नॉट बी एनी डिस्क्रिमिनेशन अमंग द पीपल ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिलीजन, कास्ट और इन अदर वे। यहाँ पे देखो कोई भेदभाव नहीं है। भेदभाव का मतलब चाहे तुम गरीब हो, अमीर हो, किसी दूसरे धर्म से हो, किसी दूसरी कास्ट से हो, इससे कोई भेदभाव नहीं है। ठीक, सेकुलरिज्म इम्प्लॉइज कंसिडरिंग ऑल द रिलीजन इक्वली। जो सेकुलरिज्म होता है, सेकुलरिज्म का मतलब सहिष्णुता, इसका मतलब ये होता है कि जितने भी धर्म हैं हमारे देश में, सभी धर्म समान हैं। ठीक, पीपल आर फ्री टू परस्यू एनी रिलीजन। लोग आज़ाद हैं, वो किसी भी धर्म में जा सकते हैं, चाहे हिंदू बन सकते हैं, मुस्लिम बन सकते हैं, क्रिश्चियन बन सकते हैं, सिख बन सकते हैं, ईसाई बन सकते हैं, कुछ भी बन सकते हैं। ठीक, किसी भी धर्म को तुम मान सकते हो, किसी भी धर्म को तुम फॉलो कर सकते हो, कोई मनाही नहीं है। ठीक है, 10 डेमोक्रेसी, सोशलिज्म एंड सेक्युलरिज्म आर द मेन पिलर्स ऑफ इंडियन रिपब्लिक। इस तरीके से ये जो 3 चीज़ें हैं, डेमोक्रेसी, सोशलिज्म एंड सेक्युलरिज्म, ये भारतीय गणतंत्र के 3 मुख्य पिलर हैं, स्तंभ हैं। ठीक, द फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स का मतलब क्या होता है, मौलिक अधिकार। ठीक है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड सर्टेन राइट्स टू एवरी सिटीजन्स ऑफ इंडिया। जो भारतीय संविधान ये सभी नागरिकों को क्या करता है, समान अधिकार देता है। दीज आर कॉल्ड द फंडामेंटल राइट्स। इनको क्या बोला जाता है, इसको फंडामेंटल राइट्स बोला जाता है। वी इंजॉय द गिवन फंडामेंटल राइट्स बिलो। चलो हम जो हमारे जो मौलिक अधिकार हैं, हम उन मौलिक अधिकारों का आनंद लें, उनके बारे में जानें, उनके बारे में हम ज्ञान अर्जित करें। ठीक, पहला क्या है, राइट टू इक्वलिटी, यानी कि समानता का अधिकार। ठीक, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं, समानता का अधिकार। राइट टू फॉलो एनी रिलीजन, यानी कि ये भी अधिकार है, तुम किसी भी धर्म को मान सकते हो। ठीक, तुम बाधित नहीं हो, तुम जिस धर्म को चाहो उस धर्म को मान सकते हो। राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच, तुमको बोलने की आज़ादी दी गई है। तुम सरकार के खिलाफ, समाज के खिलाफ जो कुरीतियाँ हैं, कुछ जो बुराइयाँ हैं, उन बुराइयों के खिलाफ तुम बोल सकते हो। ठीक, राइट टू जस्टिस, यानी कि तुमको समान न्याय का अधिकार मिला है कि तुम्हारे साथ कोई भेदभाव तरीके से तुम्हारे साथ न्याय न किया जाए। राइट टू चूज़ और प्रोफेशन, तुम जो कोई भी कार्य करना चाहो कर सकते हो, इसमें किसी की कोई मनाही कोताही नहीं है। जो तुम्हारे अंदर जिस चीज़ की एबिलिटी है, तुम उस एबिलिटी के हिसाब से क्या कर सकते हो, अपना कर्म कर सकते हो। ठीक, राइट टू लिव एंड ट्रेवल एनीवेयर इन द वर्ल्ड, तुम किसी भी देश में, कहीं भी, अपने देश में चाहे विदेश में, कहीं भी ट्रेवल कर सकते हो, यात्रा कर सकते हो। राइट टू इन्फॉर्मेशन, तुमको जानकारी मिलने का भी तुमको अधिकार है, जानकारी लेने का भी अधिकार है। राइट टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन ऑल चिल्ड्रन अप टू द एज ऑफ 14, यानी कि सभी को ये बराबर का अधिकार दिया गया है कि वो 14 साल तक की उम्र में वो बच्चा हो, अगर बच्चा 14 साल की उम्र तक है तो उनको फ्री में शिक्षा दी जाए।
सरकारी स्कूल में मिलता है कि नहीं मिलता है, ठीक। इफ़ एनी पर्सन फील्स दैट हिज और हर फंडामेंटल राइट्स आर बीन डिस्कार्डेड ही आर सी कैन अप्रोच टू अ कोर्ट। अगर किसी व्यक्ति को या किसी व्यक्ति, चाहे लड़का हो, लड़की हो, महिला हो, पुरुष हो, अगर उसको लगता है कि हमारे अधिकार का हनन हो रहा है, हमारे अधिकार का गलत दुरुपयोग हो रहा है, हमारा अधिकार हमको नहीं दिया जा रहा है, तो कोर्ट कचहरी में क्या कर सकता है, अर्जी दाखिल कर सकता है, ठीक। द फंडामेंटल ड्यूटीज़ का मतलब होता है मौलिक कर्तव्य, मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य, ठीक है। पहला क्या था, मौलिक अधिकार था, दूसरा क्या है, मौलिक कर्तव्य। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आल्सो गिव्स इट्स सिटीजन सर्टेन ड्यूटीज टूवर्ड द कंट्री। जो भारतीय संविधान है, ये देखो सभी व्यक्तियों को अपने देश के प्रति अलग अलग कर्तव्यों से निर्वहित किया है, ठीक है। दीज आर कॉल्ड द फंडामेंटल ड्यूटीज़। इनको क्या बोला जाता है, इनको फंडामेंटल ड्यूटीज़ बोला जाता है। गिवन बिलो आर फ्यू फंडामेंटल ड्यूटी। नीचे कुछ मौलिक कर्तव्यों के बारे में बताया गया है। टू फॉलो द रूल्स लेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि जो हमारा जो संविधान है, हमारे संविधान के तहत अपने कर्तव्यों को वहन करना है, पालन करना है। टू ऑनर द नेशनल फ्लैग एंड नेशनल एंथम, यानी कि जो हमारा जो नेशनल राष्ट्रीय झंडा होता है, जो तिरंगा है हमारा, तिरंगे का और नेशनल एंथम का सम्मान करना है, ठीक। टू हेल्प टू कीप अवर कंट्री यूनाइटेड, यानी कि हमारे देश को संगठित करने में हमको मदद करनी चाहिए, यानी कि हमको अपने देश को तोड़ने का कार्य नहीं करना चाहिए, ठीक। टू डिफेंड अवर कंट्री एट द टाइम ऑफ डेंजर, यानी कि जब हमारे देश को कोई विपदा या कोई आपत्ति समस्या उत्पन्न हो तो सबको एकजुट होकर क्या करना चाहिए, उस समस्या को जड़ से ख़त्म करना चाहिए, ठीक। टू प्रोटेक्ट अवर नेशनल प्रॉपर्टी, हमको अपने जो हमारी राष्ट्रीय संपत्ति है उसको क्या करना चाहिए, बचाना चाहिए। ऐसा नहीं कि अगर मान लो कि नेशनल संपत्ति का मतलब ये हो गया कि जैसे मान लो कोई इमारत है, जैसे लाल किला हो गया, कुतुब मीनार हो गया, इंडिया गेट हो गया, गेटवे ऑफ इंडिया हो गया, अब इसको तुमको तोड़ने का अधिकार नहीं, इसको साफ़ सुथरा बनाए रखो, इसको संरक्षित करके रखो। यानी कि जो हमारे देश की संपत्ति है, देश की संपत्ति में मान लो कि बसें आ गई, रेलवे आ गया, और भी बहुत सारी जो चीज़ें हैं जो पब्लिक सेक्टर के लिए होती हैं, उनका तुम गलत दुरुपयोग न करो, हैं। कुछ लोग होते हैं बस की खिड़की तोड़ देते हैं, बस की सीट फाड़ देते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें करते हैं, तो ये क्या है, गलत कार्य है ना। बस सरकारी बसें जो होती हैं वो हमारे आने जाने के लिए तो बनी है ना। सरकारी बस अगर न रहे तो किराया कितना महंगा रहेगा, महंगा रहेगा कि नहीं रहेगा। टू प्रोटेक्ट अवर इन्वायरमेंट, हमको अपने वातावरण को क्या करना चाहिए, बचा के रखना चाहिए। टू ट्रीट ऑल इंडियंस एज इक्वल, जितने भी भारतीय हैं सभी को एक समान, एक नज़रों से देखना चाहिए, सभी समान है, सभी बराबर हैं, चाहे वो काला है, गोरा है, लंबा है, छोटा है, मोटा है, पतला है, जैसा भी हो, सभी एक समान है भारतीय संविधान के हिसाब से, ठीक। द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, यानी कि जो सिद्धांत होते हैं, जो प्रमुख सिद्धांत होते हैं, वो उन सिद्धांतों के बारे में देखो। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइडिंग सम गाइडिंग फोर्सेस फॉर द गवर्नमेंट, भारत का जो संविधान है प्रोवाइड सम गाइडिंग फोर्सेस टू फॉर द गवर्नमेंट, ये क्या करती है, सरकार जो होती है इसको गाइडेंस यानी कि दिशा निर्देशित करती है। अगर मान लो कोई सरकार आ गई, अगर वो गलत तरीके से कार्य कर रही है तो इसके लिए भी समिति का गठन किया गया है कि तुम उसको निर्देशित कर सकते हो, उसको वार्निंग दे सकते हो। These guiding forces help the government to make policies for the betterment and welfare of the people। ये जो गाइडिंग फोर्सेज होती है, जो समिति होती है, इसका कार्य क्या होता है, इनका कार्य होता है सरकार की मदद करना। इन द सेंस ये होता है कि मतलब अगर सरकार को मदद करना, किस मामले में मदद करना, कि सरकार जनता की भलाई के लिए, जनता की अच्छाई के लिए क्या बना सके, कोई नीति लागू कर सके, कोई नियम बना सके, कोई नीति लागू कर सके, ठीक। दीज गाइडिंग फोर्सेज आर नोन एज द डायरेक्टिव प्रिंसिपल। ये जो गाइडिंग फोर्सेज होती हैं इनको क्या बोला जाता है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के नाम से जाना जाता है। सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आर एज फॉलोइंग, कुछ जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं वो नीचे दिए गए हैं। टू प्रोवाइड पीपल विथ बेटर लिविंग कंडीशन, यानी कि जो हमारे देश में जितने भी लोग आज निवास कर रहे हैं उनको अच्छे से रहने की सुविधाएँ दी जाए। ये किसका कार्य होता है, ये सरकार का कार्य होता है।
अभी देखो जैसे अभी जो वर्तमान सरकार चल रही है, योगी सरकार चल रही है, इस सरकार में क्या किया जाए, सभी को आवास की सुविधा दी गई है कि नहीं दी गई है। जिसका आवास यानी कि जिसके पास घर नहीं है वो एक फॉर्म भरे, आवास का पैसा उसके पास होगा, वो अपना खुद का सरकार के माध्यम से 2.5 लाख रुपए पास होता है, वो अपना आवास यानी कि घर बनवा सकता है। ठीक। टू प्रोवाइड इक्वल वेजेस फॉर इक्वल वर्क, यानी कि कोई समान ही कार्य कर रहे हो तो सभी को समान रूप से वेतन मिलनी चाहिए, दिहाड़ी मिलनी चाहिए। ठीक। टू प्रोवाइड वर्क टू ऑल मेन एंड वीमेन, यानी कि जितने भी देश में लोग हैं, औरतें हैं, मर्द हो चाहे पुरुष हो, सभी को काम देने की जिम्मेदारी किसकी होती है, सरकार की होती है। ठीक। नॉट टू एक्सप्लॉइट एनीवन, यानी कि किसी भी चीज़ को बर्बाद नहीं करना है, किसी भी चीज़ को नेस्तनाबूद नहीं करना है। द कंडीशन ऑफ वीकर सेक्शन सोसाइटी सच एज द शेड्यूल्ड ट्राइब्स शुड बी इम्प्रूव्ड, जो वीकर कंडीशन होती है यानी कि जो सबसे थोड़ा सा गरीब नहीं बोला जाएगा, लेकिन जो गरीब ही मान लो, या थोड़ा सा जो कमज़ोर वर्ग के लोग होते हैं, जैसे शेड्यूल्ड ट्राइब जो जंगलों में आदिवासी लोग निवास करते हैं, इनका सुधार भी किया जाना बहुत ज़रूरी है। ठीक है। इनके अंदर डेवलपमेंट, इनके अंदर विकास करने में मदद करना, ये सब बहुत ज़रूरी है। ठीक। जंगलों में जो जंगल में जो निवास करते हैं, वहाँ पे मूलभूत जो सुविधाएं होती हैं वो बहुत कम होती हैं। ठीक है। अभी हमको अगर कहीं भी जाना हो तो हम आसानी से आ जा सकते हैं, हमको यानी कि शाम तक 7-8 बजे तक गाड़ी आराम से मिल जाती है, लेकिन जंगलों में तुमको टाइम टू टाइम बसें मिलेगी। उसके बाद अगर कहीं आना जाना हो तो अगर तुम्हारे पास पब्लिक यानी कि जो पर्सनल प्राइवेट चीज़ें नहीं है, पर्सनल सुविधाएं नहीं है, व्हीकल्स नहीं है, तो तुम कहीं आ जा नहीं सकते। ठीक है। यही होता है ना। तो जंगल में क्या होता है, जंगलों के जो निवासी होते हैं, जो आदिवासी होते हैं, उनके जीवन की अच्छाई के लिए भी कार्य किया जाना चाहिए। ठीक। द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आर नॉट इन्फोर्सेबल बाय द जुडिशरी, जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स होती है जुडिशरी के माध्यम से इसको फोर्स नहीं किया जा सकता। इनको फोर्स का मतलब ये होता है कि बल दे के, जोर दे के, या को मनमानी से कोई कार्य कराया जा सकता है। ठीक। ये हमारा चैप्टर समाप्त हुआ। सभी को समझ में आया? यस सर।